नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया बात कर रहे हैं कक्षा 12 के एनसीईआरटी के दूसरा अध्याय चल रहा है। 14 क्लास पहले हो चुकी है, आज 15वीं क्लास है। आज हम पढ़ेंगे नगर एवं व्यापार के बारे में। नए नगर, आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बड़े बड़े नगरों का जो विकास हुआ उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। कौन कौन से नगरों का विकास हुआ उनके बारे में बात करेंगे। उपमहाद्वीप यानी भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसा कि हमने पढ़ा, अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थे। यानी अधिकांश जो बड़े नगर थे वो महाजनपद, जनपद यानी छोटा, महाजनपद यानी बड़ा, उनकी राजधानी थे। प्राय सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे हुए थे। संचार का मतलब होता है आवागमन के साधन, यानी नदियों के किनारे अधिकतर नगर विकसित हुए थे, जहाँ पे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों का प्रयोग आवागमन यानी संचार के लिए किया जाता था। पाटलिपुत्र जैसे, यानी पाटलिपुत्र जो मगध की राजधानी थी, पाटलिपुत्र जैसे नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। यानी पाटलिपुत्र जो है नदी के किनारे। उज्जैनी जैसे अन्य नगर, यानी जैसे पाटलिपुत्र की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे, उज्जैनी की बात करते हैं तो उज्जैनी शिप्रा नदी के किनारे, और अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे, भूतल यानी भूमि पे मार्गों के किनारे बसे हुए थे। इनके अलावा पुहार, जिसे वर्तमान में पुगार कहते हैं, दक्षिण भारत में जो स्थित है नगर, समुद्र तट पर स्थित थे। समुद्र तट यानी जहाज के माध्यम से आवागमन होता था, समुद्र के माध्यम से, जहाँ से समुद्री मार्ग प्रारंभ हुए। मथुरा जैसे अनेक शहर, मथुरा यानी मथुरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर था। शहर व्यावसायिक यानी वस्तुओं का लेन देन, आदान प्रदान, व्यापार के लिए प्रयोग होता था। सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र थे। अब बात करते हैं नगरीय जनसंख्या, यानी संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार नगर के अंदर जनसंख्या में कौन कौन वर्ग रहते थे उनके बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगरों में रहते थे। किलेबंद इसलिए रहते थे क्योंकि कोई भी आक्रमणकारी आक्रमण नहीं कर सके, और आक्रमण से सुरक्षा के लिए बड़े बड़े किले बनाते नगरों के अंदर। किले के अंदर नगर बसे हुए रहते थे। इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। हड़प्पा शहरों से भिन्न, यानी बहुत बहुत सारे क्षेत्र ऐसे जहाँ पे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे खुदाई करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पुराअवशेष यानी पुराने अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी के मिट्टी के कटोरे मिले हैं, थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलाई चढ़ी हुई है। इन्हें उत्कृष्ट मार्जित पात्र कहा जाता है। यानी यहाँ से प्रश्न बनता है आपके कि उत्कृष्ट मार्जित पात्र किससे बने हुए थे। तो ये थालियां और कटोरे जो बने हुए थे चमकदार कलाई से चढ़े हुए, ये मिट्टी के बने हुए थे। संपत्ति इनका प्रयोग अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांसे, तांबे, हाथीदांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के गहने, उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है। यानी विभिन्न धातुओं के औजार और वस्तुएं मिली हैं जिनका प्रयोग बर्तन के रूप में और गहने के रूप में करते थे। द्वितीय शताब्दी ईस्वी आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त होते। दानात्मक यानी राजा महाराजा जो दान देते थे उनके अभिलेख प्राप्त हुए। इनमें दाता यानी दाता जो दान देते थे उनका नाम, साथ साथ प्राय उनके व्यवसाय का भी उल्लेख होता था जिनको वो दान दिए जाते। इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुमार, स्वर्णकार, लोहकार, अधिकारी, धार्मिक गुरु, व्यापारी, राजाओं के बारे में विवरण लिखे होते हैं। कभी कभी प्रश्न बनता है, कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख मिलता है जिन्हें श्रेणी कहा जाता है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीड में पूछा गया प्रश्न, इसको इंपॉर्टेंट लगा ले। ये श्रेणियां संभवतः पहले कच्चा माल खरीदती थी, फिर उनसे सामान तैयार कर बाजार में बेच देती थी। यानी किसानों से कच्चा माल खरीद के वस्तुएं बनाकर बाजार में बेचने का काम ये करते थे। ये संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों को बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरण का प्रयोग किया। यानी लोहे के उपकरण का भी इन्होंने प्रयोग किया है। दानात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थाओं को दान का विवरण मिलता है। एक प्रतिमा की भेंट, यह मथुरा से मिली एक मूर्ति का भाग है। इस पर प्राकृत में अभिलेख है जिसमें कहा गया है स्वर्णकार धर्मक की पत्नी नागपिया ने इसे एक धार्मिक स्थल में स्थापित किया था। यानी आप देखिए एक प्रतिमा जो मथुरा से प्राप्त हुई है। पाटलिपुत्र का इतिहास की बात करते हैं। प्रत्येक नगर का अपना इतिहास है। उदाहरण के तौर पर पाटलिपुत्र का विकास पाटलिग्राम नामक एक गांव से हुआ। फिर 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने अपनी राजधानी राजगाह से हटाकर इसे बस्ती में लाने का निर्णय लिया। यानी यहाँ से आपके प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र बनने से पहले मगध की राजधानी कौन सी थी। तो मगध की राजधानी राजगाह या राजगीर थी। और पाटलिपुत्र को राजधानी कब बनाया गया? 5वीं सदी ईसा पूर्व में मगध के शासकों ने राजधानी बनाया, और इसका नाम बदलकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते मौर्य साम्राज्य की राजधानी एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन गया। यानी पाटलिपुत्र सबसे बड़ी राजधानी बन गया, नगर बन गया। बाद में इसका महत्व कम हो गया जब चीनी यात्री
7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया तो इसे यह नगर खंडहर में बदला मिला और उस समय यहाँ की जनसंख्या भी कम थी। एक प्रश्न आपके यहाँ से भी तैयार होता है कि पाटलिपुत्र की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी। तो चीनी यात्री स्वयं सांग ने 7वीं सदी ईस्वी में यहाँ आया था और उसने नगर को खंडहर के रूप में देखा है। पाटलिपुत्र इसको अस्त व्यस्त अवस्था में मिला। उस समय यहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे कम हो गई थी क्योंकि 4वीं शताब्दी में विकसित नगर था पाटलिपुत्र और 7वीं शताब्दी आते आते ये खंडहर के रूप में तब्दील हो गया था। कुछ महत्वपूर्ण राज्य दे रखे जैसे कुषाण दे रखा है, तक्षशिला ये शक शासक का साम्राज्य यहाँ तक था। वाकाटक नरेश जो दे रखे, सातवाहन वंश जो दे रखे हैं। इसके अलावा आप देखिए राजगीर पाटलिपुत्र ये गुप्त वंश। तो अलग अलग राजा महाराजाओं ने अलग अलग क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। ये भारत का नक्शा दे रखा है, इसको आप कंप्लीट कर ले। दक्षिण भारत की बात करते दक्षिण भारत के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र थे, चोल, चेरी और पांड्य। और पुहार की बात करते जिसको पुगार कहते थे, बंगाल की खाड़ी की तरफ आ गया। ये आप देखिए उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का जाल बिछ गया था। नदी मार्ग और भूमार्ग दोनों से संचार यानी व्यापार किया जाता था। कई दिशाओं में फैल गया था व्यापार। मध्य एशिया और उससे भी आगे तक भूमार्ग थे। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह यानी जहाँ से समुद्र के माध्यम से जहाजों का आना जाना होता था। समुद्र तट पर बने बंदरगाह ऐसे स्थान जहाँ पे जहाज रुकते थे, वस्तु को लाने ले जाने का कार्य करते थे। जल मार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका पश्चिम एशिया तक फैल गया और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैल गया। शासकों ने प्राय इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले उनसे धन लेते थे। यानी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो इनकी सुरक्षा करते और बदले में उनसे धन प्राप्त करते थे, यानी वस्तुओं का व्यापार करते थे समुद्र मार्ग से। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चर जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। फेरी लगाने वाले यानी रोजाना हाट व्यापार करते थे, यानी अपनी वस्तु को रोज खरीदते थे और रोज देते थे, ऐसे फेरी लगाने वाले। साथ ही समुद्र मार्ग से जो लोग यात्रा करते थे जो खतरनाक होती थी लेकिन बहुत लाभदायक भी होती थी। यानी समुद्र में डर भी रहता था समुद्र लुटेरों का या तूफान वगैरह का, लेकिन दूसरे देशों में वस्तुओं को खरीदना और बेचना लाभदायक होता था। तमिल भाषा में मसुत्वन और प्राकृत में सत्वा और सेट्टी नाम के प्रसिद्ध सफल बड़े व्यापारी हुए हैं। यहाँ से आप इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बनता है कि तमिल भाषा में मत्स्यवन और प्राकृत में सत्वा और सेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल बड़े व्यापारी हुए हैं। तो बड़े व्यापारी सफल कौन कौन हुए हैं? सत्वा, सेट्टी और मत्स्यवन। नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च जैसे मसालों तथा कपड़ों और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। तो ये यहाँ से आपके प्रश्न बनता है, तैयार होता है कि रोमन साम्राज्य में किन वस्तुओं की भारी मांग थी? काली मिर्च, मसालों और कपड़ों की और जड़ी बूटियों की भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। मालाबार तट यानी आधुनिक केरल एक यूनानी समुद्री यात्री द्वारा रचित पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी लगभग अंश से इसका लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी का। यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है रीट में और फर्स्ट ग्रेड में। यहाँ से प्रश्न बने हुए हैं कि पेरिप्लस ऑफ एरिथियन सी नामक किताब किसने लिखी थी? तो एक यूनानी समुद्री यात्री ने लिखी थी। कब? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। इसमें लिखा हुआ है भारी मात्रा में काली मिर्च और दालचीनी खरीदने के लिए बाजार वाले नगरों में से विदेशी व्यापारी जहाज भेजते हैं। यानी भारत से काली मिर्च और दालचीनी यहाँ से विदेशों में जहाजों के माध्यम से जाती थी। एक तो यहाँ भारी मात्रा में सिक्कों, पुखराज, सुरमा, मूंगे, कच्चे शीशे, तांबे, टीन, शीशे का आयात किया जाता था और बदले में यहाँ से काली मिर्च वगैरह निर्यात की जाती थी। इन बाजारों को आसपास भारी मात्रा में उत्पन्न काली मिर्च का निर्यात किया जाता है। काली मिर्च की बहुत ज़्यादा डिमांड थी विदेशों में। इसके अलावा उच्च कोटि के मोतियों, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, विभिन्न प्रकार के पारदर्शी पत्थर, हीरो और काले नग और कच्चुए की खोपड़ी का भारी मात्रा में आयात होता था, यानी विदेशों से मंगाए जाते थे। तमिलनाडु के कोड्डूमनाल में बहुमूल्य और कम मूल्यवान पत्थरों से बनाए जाने वाले मूंगे के उद्योग के पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप ध्यान रखें कि पुरातात्विक साक्ष्य कहाँ से मिले मूंगों के उद्योग के? तो वो तमिलनाडु के कोड्डूमनाल से मिले हैं। यह संभव है कि पेरिप्लस में वर्णित पत्थरों को इन्हीं तटवर्ती बंदरगाह तथा स्थानीय व्यापारी लाए होंगे, यानी यहाँ से तमिलनाडु से विदेशों में निर्यात किया जाता मूंगों को। अब आगे बात करते सिक्के और राजा के बारे में। व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन से विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। चांदी और तांबे के आहत सिक्के यानी चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले डाले गए और प्रयोग में आए। यहाँ से आपके प्रश्न बनता है कि तांबे और चांदी के आहत सिक्के कब डाले गए? तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में डाले गए
और प्रयोग में आए। पूरे उपमहाद्वीप में यानी भारत में खुदाई के दौरान इस प्रकार के सिक्के मिले हैं। मुद्रा शास्त्रियों ने, मुद्रा शास्त्री जो सिक्कों की जानकारी रखते हैं, ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया है। आहत सिक्कों पर बने प्रतीकों को उनके विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीकों से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। यानी आहत सिक्के राजा महाराजा ने जारी किए थे। ये छोटे मोटे व्यापार के लिए, लंबी दूरी के व्यापार के लिए सोने चांदी प्रयोग में किए जाते थे और साधारण व्यापार के लिए आहत सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। यह भी संभव है कि व्यापारियों, धनपतियों, नागरिकों को ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए हो। शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट प्रश्न बना है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया और कंपटीशन एग्जाम में, कि सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए, जिसके अंदर शासकों की प्रतिमा और नाम दोनों मिलते थे। बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुत सी बार प्रश्न शासकों की प्रतिमा के नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंदी यूनानी शासकों ने जारी किए थे, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम शताब्दी इसमें कुषाण राजाओं ने जारी किए। इंपॉर्टेंट लिख ले, इसको नोट्स के रूप में कॉपी में लिख ले कि सोने के सिक्के सबसे पहले कब जारी किए गए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, और किसने जारी किए, कुषाण राजाओं ने जारी किए। इनके आकार और वजन तत्कालीन रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिल्कुल समान थे। उत्तर और मध्य भारत के कई पुरास्थल यानी पुराने स्थल पर ऐसे सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के, सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तु और भारी मात्रा में वस्तु का विनिमय किया जाता था। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरा स्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के मिले हैं। यानी रोमन सिक्के बड़ी संख्या में कहाँ से मिले हैं, दक्षिण भारत से। ये पेरिप्लस यानी यूनानी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है समुद्री यात्रा, और एरिथ्रियन का यूनानी भाषा में लाल सागर को कहते हैं, जिनसे स्पष्ट है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारतीय रोमन साम्राज्य के अंतर्गत न होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से संबंधित था। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्र योद्धे प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। यानी पंजाब और हरियाणा, जिनको योद्धे के नाम से जाना जाता था, प्रथम शताब्दी ईस्वी में कबायली गणराज्यों ने भी सिक्के जारी किए। पुराविदों को योद्धे शासकों द्वारा जारी तांबे के सिक्कों हजारों की संख्या मिले हैं, जिनसे योद्धे के व्यापार में रुचि और सहभागिता परिलक्षित होती है। यानी व्यापार में रुचि थी योद्धेओं की। सोने के सबसे भव्य सिक्कों में कुछ गुप्त शासकों ने जारी किए। यानी सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए और भव्य सिक्के सोने के गुप्त शासकों ने जारी किए। इनके आरंभिक सिक्कों में प्रयुक्त सोना अति उत्तम था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देश से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे शासकों को भी लाभ होता था। मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उन धातुओं का विश्लेषण है जिन संदर्भों में इनके सिक्कों को पाया गया है, उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत आता है। यानी मुद्रा शास्त्र जिसके अंदर सिक्कों का अध्ययन किया जाता है कि का कौन सी धातु का बना हो, उस पर कौन सी भाषा में लिखा गया है, कौन सी लिपि लिखी गई है, ये सारी जानकारी मुद्रा शास्त्र का अध्ययन कहलाती है। छठी शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई, जिससे उन राज्यों, समुदाय और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका यह भी कहना है कि यद्यपि इस काल में सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेख और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता रहा। यानी सोने के सिक्के कम हो गए, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सोने के सिक्कों का उल्लेख होता रहा। इसका अर्थ यह हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन थे, उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा, यानी सिक्कों का संग्रह करके नहीं रखा, जिसकी वजह से सिक्के धीरे धीरे कम होने लगे। ये ऊपर चित्र दे रखा है आपको आहत सिक्के। आहत शब्द से स्पष्ट है कि इन सिक्कों पर प्रतीक को आहत कर बनाया जाता था। आहत सिक्के जो छोटे मोटे व्यापार के रूप में काम में लिए जाते थे। ये योद्धे प्रकार का सिक्का, तांबे का सिक्का, जो काम में लिया जाता है व्यापार के लिए। इसके अलावा आपको दिख रहे हैं सोने के सिक्के, जो गुप्तकालीन सोने के सिक्के, यानी गुप्तकालीन सोने के सिक्के जो विदेशी व्यापार के लिए काम में लिए जाते थे। यानी सोने का सिक्कों का प्रयोग विदेशी व्यापार के लिए भी किया जाता था। तो कैसी लगी इस क्लास? आज हमने सिक्कों के बारे में पढ़ा डिटेल से। कैसी लगी क्लास? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी प्रकार के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगली क्लास में आपका पूरा अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद पूरे अध्याय का एक वीडियो कंप्लीट अध्याय दूसरे का वीडियो मिल जाएगा।